नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर न्यूज अफेयर 24 से। हमारा कार्यक्रम स्त्री हर कदम सक्षम को फिर से लेकर आपके सामने मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और उसके अंतर्गत अलग अलग महिलाओं से मिलते हैं जो अपनी कहानी अपने जुबानी आपको बताती हैं। उसी श्रृंखला में आज हम मौजूद हैं अपने चैनल में डॉक्टर कीर्ति सिंह के साथ। डॉक्टर कीर्ति सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर कीर्ति सिंह राजस्थान की एक वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जिन्होंने चिकित्सा और महामारी नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो 2007-2008 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की राजस्थान राज्य महामारी विशेषज्ञ रह चुकी हैं। वर्तमान में वह रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर में अतिरिक्त प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने नोडल ऑफिसर रैपिड रिस्पांस टीम के रूप में कार्य किया है। इनसे हम आगे की जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी। तो मेरा उनसे सबसे पहला जो सवाल है वो है कि मैम, आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किस रूप में देखती हैं? नमस्कार मैडम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिवस को हमें महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र से लगा करके, शहरी क्षेत्र से लगा करके, राज्य स्तर से लगा करके, नेशनल स्तर से लगा करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जिसमें हम महिला अधिकारों के बारे में, महिलाओं की समस्या के बारे में, महिला जागरूकता के बारे में चर्चा कर सकें। नोडल ऑफिसर के रूप में, जो रिस्पांस टीम के रूप में जो आपने काम किया था, उसमें आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रही? देखिए, कोविड-19 का जो पेंडेमिक था वो आम जन के लिए और चिकित्सा प्रदाता, स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए, दोनों के लिए ही बहुत जटिल समय था। जी। कोविड-19 की महामारी के दौरान रैपिड रेस्पॉन्स टीम का मतलब होता था कि त्वरित कार्रवाई करनी है हमें, जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ उस इलाके में। और इस पूरे उदयपुर संभाग के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज से रैपिड रेस्पॉन्स टीम जाया करती थी, जहाँ कहीं भी इस तरीके के एपिडेमिक या अधिक केसेस हुआ करते थे वहाँ पर। तो इसमें मुझे तुरंत, जैसे ही मुझे पता लगे कि इस ट्राइबल एरिया में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, इवन भीलवाड़ा तक में, जब आपको पता होगा कि वो जो पहला केस आया था उस वक्त जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम रवाना की गई थी वो हमारे उदयपुर से रवाना की गई थी। जी। हमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को उस टीम में शामिल करना होता था। मेडिसिन के विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञ और हमारे अपने विभाग, सामुदायिक विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों को, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को, मेल नर्सेस को, इस तरीके से मुझे एक पूरी टीम बना करके उस क्षेत्र में भेजनी होती थी, जो कि टीम मुझे रिपोर्ट करती थी कि यहाँ पे मैडम इतने केसेस हुए हैं, प्राइमरी केस ये है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ये चेन चली है, ताकि कि मैं इस महामारी नियंत्रण में अपना योगदान दे सकूं और ये बता सकूं उन्हें कि हमें इस चेन को कहाँ ब्रेक करना है। जी। और हमें आगे इस क्षेत्र में और ये महामारी ना फैले के लिए हमें नियंत्रण के लिए कौन कौन से प्रयासों को करना है। तो उस वक्त मैडम सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि जहाँ पर एक दूसरे से कांटेक्ट भी लोग नहीं कर पा रहे थे, मिल भी नहीं पा रहे थे, उस समय में मुझे अपने पूरे चिकित्सकों को, पूरी टीम को 15 दिन और 1 महीने के लिए अपने घर से दूर जा कर के अलग जगह पर फील्ड के अंदर उन घरों में, उन लोगों में जो पॉजिटिव है, उनको सेवाएं देने के लिए मोटिवेटेड रखना। जी। और उन्हें 15 दिन के बाद वो हमारे यहाँ आते थे। बड़ा कठिन समय था। उनको ऐसा नहीं था कि वो 15 दिन काम करते थे तभी अपने घर के बाहर रहते थे। 15 दिन के बाद जब वो वापस आते थे तब भी उन्हें घर के बाहर क्वारंटाइन किया जाता था अगले 15 दिनों के लिए। तो आप सोचिए कि इस तरीके से मैंने अपनी टीम को प्रेरित किया और हमारी टीम ने इस तरीके से जाकर के हर क्षेत्र, हर जगह, हर डिफ़िकल्ट क्षेत्र में, हर दूरस्थ क्षेत्र में, हर जटिल क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की। जी, ये तो आपने बात की है महामारी की, जिस टाइम पे आपने, यहाँ आपके नेतृत्व की शक्ति का पता लगता है कि आपने किस तरीके से महामारी में अपनी पूरी टीम को आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। उस समय में आपके लिए भी तो एक चुनौती रही होगी कि आप भी उसी फील्ड में काम करिए और दोबारा आपको अपने परिवार में भी लौटना है, आपके परिवार में भी बच्चे बूढ़े सभी होंगे, तो आपने वो समय कैसे निकाला? देखिए, जो पहला केस आया था अपना 4 मार्च को, जिसका कि ट्राइडेंट में आइडेंटिफाई हुआ था, उस समय जिस टीम को भेजा गया उसमें भी मैं, पहला नेतृत्व मेरा ही था। उस समय हमारे पास, हम सामुदायिक विज्ञान विभाग से, मेडिसिन विभाग से और माइक्रोबायोलॉजी विभाग से हम गए थे और
फॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसमें जो तीनों सदस्य थी हाँ वो हम महिला चिकित्सक थी। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर कीर्ति सामुदायिक विज्ञान विभाग से थी, डॉक्टर अंशु शर्मा जो है हमारी वो माइक्रोलॉजी विभाग से थी, जी। और डॉक्टर गुरदीप कौर जो थी वो हमारी मेडिसिन विभाग की थी। तब हमने उस पहले केस को ट्रेस किया था, वहाँ जाकर के पूरे उसमें हमने उसको फ्यूमिगेशन करवाया था, और वहाँ पे जो हमें आइसोलेट करना था उन एरियाज़ को हमने आइसोलेशन के लिए रखा था, और इस तरीके से हमने उसको काम किया था। ये उन दिनों में मेरा कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं, कई बार मेरे को रात को 12 बजे तक भी काम करना पड़ा है, और आपको पता है उन दिनों सूनी सड़कें होती थी, तब भी मैं रात को 12 बजे ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाती थी। घर जाकर के भी मुझे हमेशा ये रहता था कि मेरी बच्ची और पति को मैं कहीं इन्फेक्शन ना लेके आऊँ। इसके लिए मुझे जाते ही मेरे को नहाना है, सैनिटाइज करना है, ये सब काम करने होते थे। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी भी उस पूरे 2 वर्षों में ऐसा नहीं किया कि साहब हम फला जगह काम करने नहीं जाएंगे या मैं फील्ड में नहीं जाऊंगी। तो पहला ये जो केस आया था अपना यहाँ पे और क्लब महिंद्रा वाला, वो दोनों ही जगहों पे मैं खुद उस टीम के साथ गई थी। जी। वैसे तो मैम ना चिकित्सा के क्षेत्र में आए दिन नई नई चुनौतियाँ आती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ नई नई निकल के आ रही है। तो महिला होते हुए आपके सामने क्या आपको लगता है वो चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा विशेष रूप से ज़्यादा आती हैं? आपको कभी बायस्ड होने का सामना करना पड़ा है यहाँ महिला होते हुए? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा है कि महिलाओं की काफ़ी भागीदारी है जी। ये क्षेत्र ऐसा नहीं बचा अब कि यहाँ पे महिला भागीदारी बहुत कम है जी। और इस तरीके का भी कोई नहीं झेलना पड़ा कि मैं महिला हूँ तो ये वाला काम नहीं कर पाऊंगी। जी। मेरे लिए तो लोग हंसते हैं कि ये कोविड-19 की एचओडी है सामुदायिक विज्ञान विभाग की, क्योंकि जब मैं एचओडी बनी तभी कोविड-19 आया। हमारे यहाँ 2 साल का रोटेशन होता है और जब तक खत्म हुआ तब तक वो 2 वर्ष समय खत्म हो चुका था। तो इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा हो या ये किसी ने सोचा हो कि भाई ये महिला है और ये इस वाले काम की जिम्मेवारी नहीं उठा पाएगी, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, चलिए। तो आप मुझे बताइए कि महिला के स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात करते हैं जी, तो हमें सबसे पहले स्वयं महिलाओं से शुरू करना होगा। जी। हम चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रदाताओं को, हम महिलाओं को स्वयं को ये सोचना होगा कि हम कैसे हमारे बिल्कुल दूरस्थ इलाके में बैठी महिला तक हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचा सकें। ये चीज़ पे ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर को सुधारने के लिए हमें हमारी जो भी राज्य की और केंद्र सरकार की महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ से संबंधित जो योजनाएं हैं, उनमें हमें कंधे से कंधा मिलाकर के ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अंतिम पायदान पर बैठी महिला तक हमारी ये स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा सके। जी। इसके लिए प्रथम तो ये है कि सरकार हमारे लिए, हमारी महिला स्वास्थ्य प्रदाताओं को और हमारे महिला चिकित्सकों को संपूर्ण सेफ्टी प्रदान करने का थोड़ा सा आश्वासन दे, ताकि कि हमारी महिला जो स्वास्थ्य प्रदाता हैं, जो चिकित्सक हैं, वो महिलाएं हमारे रूरल एरिया में, दूरस्थ एरिया में अपनी पूर्ण सुरक्षा के साथ अपनी सेवाओं को प्रदान कर सके। जी। चिकित्सा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी में आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए? देखिए, चिकित्सा सेवा में महिलाओं की भागीदारी और बढ़नी चाहिए। महिलाओं की अच्छी भागीदारी है इस वक्त भी। इसके लिए जो सरकार ने, पहले क्या होता था कि जब बच्ची चिकित्सा के एजुकेशन में आना चाहती थी, चिकित्सा की पढ़ाई में आना चाहती थी, तो होता ये था कि उसके घर से करीब 500, 1000, 2000 किलोमीटर की दूरी के कॉलेजेस में उनको जाना पड़ता था। तो ऐसे में कई परिजन उनको उस शिक्षा को नहीं भेजते थे। लेकिन अब सरकार ने जो योजना बनाई है या सरकार की जो नई नीति है, जिसके अंदर की हर जिले पे, हर जिला मुख्यालय पे, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के हर जिला मुख्यालय पे एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ये निश्चित ही हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चियों की चिकित्सा क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाएगा। जी। आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं इतनी आसानी से महिलाओं को नहीं मिल पाती और उस क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही एक बात है जो मैं आपको बार बार कहना चाहती हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी
महिला चिकित्सक काम कर सकें, जी। महिला चिकित्सक वहाँ पे स्वेच्छा से जाएं और कार्य कर सके के लिए हमें थोड़ी सी मूलभूत सुविधाओं को वहाँ पर बढ़ाना होगा। सरकार के द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, जी, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, जी। ताकि वो महिलाएं अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे सेवाएं दे सकें, तो जी, हमारी महिलाओं को निश्चित ही इसका फायदा मिलेगा। जी। आपके पूरे करियर में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक समय कौन सा रहा, जिसने आपको लाइफ में एक लेसन सिखाया हो? देखिए मैडम, वैसे तो हर दिन एक चुनौती होती है जी और हर बीता हुआ दिन सफलता से बीत जाए तो वो प्रेरणा होती है। जी जी जी। लेकिन कुछ यादगार समय जो है वो मैंने गुजारा है एज अ स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जी वो एक ऐसा समय था जब मुझे राज्य स्तर पर काम करने का मौका मिला। जी। उस समय मैंने अपने राजस्थान राज्य के करीब करीब सारे जिलों में कार्य किया है। महिलाओं के हर वर्ग में मुझे काम करना पड़ा है, और चूंकि ये एड्स कंट्रोल विषय बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसमें मुझे हर तबके की महिलाओं के साथ कार्य करने का मौका मिला है। महिलाओं की परिस्थिति को इस समय मैं बहुत अलग तरीके से जान पाई। जो मैं किताबों में पढ़ती हूँ, जो मैं शहरी क्षेत्रों में देखती हूँ, जो मैं वेल एस्टैब्लिश्ड महिलाओं में देखती हूँ, उनसे विपरीत समस्याएं हैं हमारी अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं की। उनसे बिल्कुल बहुत अलग समस्याएं हैं हमारे दूरस्थ इलाके में रहने वाली महिलाओं की, जो जिनके पास शिक्षा की कमी है, जिनके पास पॉवर्टी है, जो अलग अलग तरीके के समाज के तबकों से आती है। तो मुझे बहुत मौका मिला। इस दौरान मुझे राजस्थान राज्य ही नहीं वरन हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में जाकर के और अलग अलग एड्स रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट्स थे उनमें जाकर के जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो ये मेरा बहुत ही अलग अनुभव था कि मुझे फील्ड में जाकर के जो जानकारी प्राप्त हुई वो बिल्कुल अलग थी कि हमें कैसे काम करना चाहिए। जी 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 जी। भविष्य में चिकित्सा सुविधाओं को प्रभावी रूप से हम लोग लागू कर सके, इसके लिए आपके पास में कुछ योजनाएं हैं? देखिए, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी बहुत उपयोग हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का बहुत उपयोग हो रहा है। तो ये डिजिटलाइजेशन निश्चित ही हमारी चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार में काम करेगा। आपने एक हमारे आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के नवाचार को देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। देखिए, जब भी हम किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो शिकायत मिलती है वो इस बात की मिलती है कि साहब सरकारी अस्पताल में सफाई नहीं होती। जी जी, बिल्कुल। इसके लिए जो हमारा नवाचार किया है हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने, वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें हमने पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन का उपयोग किया है। इससे हमारे कोई भी व्यक्ति फोटो खींच के कोड दिया है उस पर वो डाल सकता है, उससे हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा शौचालय साफ नहीं है, कौन सी जगह साफ नहीं है, और हम उसे तुरंत प्रभाव से साफ कर पाते हैं। इसी तरीके से एआई का जो बेहतर उपयोग हो, डिजिटलाइजेशन का बेहतर उपयोग हो, ये हमारे रिपोर्टिंग में, ये हमारे जो जितना भी डायग्नोस्टिक एरियाज है उसमें, इन सब में इम्प्रूवमेंट में कार्य करेगा। जी, एक मैं जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि इस समय जिस तरह का सामाजिक दबाव या प्रेशर रहता है, क्या महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी ग्रसित हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का ऐसा है कि दबाव खाली महिलाओं पे नहीं रहता, महिला और पुरुष दोनों पे इस वक्त सामाजिक दबाव है, क्योंकि समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो जब समाज के परिवर्तन होते हैं तो वो दोनों के लिए ही थोड़े मुश्किल होते हैं। जी। तो हाँ, महिलाओं को कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे लगता है वो परिवार भी संभालती हैं और बाहर काम भी करती, उनके ऊपर थोड़ा सा सामाजिक दबाव ज़्यादा होता है। हाँ, सामाजिक दबाव होता है। इस सामाजिक दबाव का एक कारण ये भी है कि जब सामाजिक दबाव महत्वपूर्ण कब आता है, शिक्षा के समय में, और जब हम अपने माता पिता के घर में हैं तब तो कम है, लेकिन जब शादी होने एक 20-25 साल की उम्र के बाद जब विवाह होता है तो हमें अचानक से महिलाओं को अपना घर, जिसमें वो 25 साल से कंफर्टेबल पोजीशन में रह रही थी, उनके चारों साइड के जो लोग थे जिनके साथ वो कंफर्टेबल पोजीशन पे रहती थी, उनसे उन्हें बिल्कुल अलग होना पड़ता है। जब बच्चियां पढ़ रही होती हैं तब उनको इतना घरेलू कार्य की उनसे उम्मीद नहीं की जाती है, उनसे उनकी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहा जाता है। लेकिन विवाहोपरांत जब वो अलग घर में जाती है तो उनकी जिम्मेवारियां अलग हो जाती हैं। उनको अपने प्रोफेशन के साथ साथ घरेलू कार्यों में भी योगदान देना होता है और बेसिकली अपने आप को प्रूव करना होता है। ये चीज़ उन पर थोड़ा सा मानसिक दबाव को बनाती है कि कैरियर
और अपने पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को, दोनों को एक साथ लेकर के कैसे बढ़ें, ये चीज़ उन पे थोड़ा मानसिक दबाव को बनाती हैं। और दूसरा एक टैबू है हमारे यहाँ पे कि हमारे को जैसे बुखार आता है तो हम सलाह लेने जाते हैं अस्पताल में, हमारे हाथ को फ्रैक्चर हुआ है तो हम जाते हैं ऑर्थोपेडिशियन की सलाह लेने। जब हम मानसिक रूप से तनाव में होते हैं तो हम नहीं जाते, सलाह लेने नहीं जाते। इस टैबू को हटाना होगा हमें। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में महिलाओं को किस किस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? मतलब उन्हें कहाँ कहाँ सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो जो मदर है उसकी जिम्मेवारी बनती है फीमेल चाइल्ड के प्रति। जी, अगर उस बच्ची के प्रति मदर की जवाबदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि वो उसके लालन पालन में उसको समान अवसर प्रदान करे। क्यों, जो अवसर वो अपने पुत्र को प्रदान करती है वो समान अवसर उस पुत्री को लालन पालन के समय पे प्रदान करे। क्योंकि सबसे पहले तो माँ ही है। अगर माँ समानता रखेगी तभी तो आगे समानता की बात हम कर सकते हैं। तो उसको शिक्षा के उचित अवसर दिए जाए, उसको अपनी सेफ्टी के उचित अवसर दिए जाएं। ये बात नहीं होनी चाहिए कि एक 12 साल का बच्चा 10 किलोमीटर जाकर के पढ़ के सुरक्षित वापस आ सकता है। तो ऐसा माहौल और ऐसी चीज़ बच्ची को भी सिखाई जानी चाहिए कि बच्ची भी 12 किलोमीटर जाकर के पढ़ करके और सुरक्षित वापस आ सके। उसकी सुरक्षा उसके एजुकेशन को हैम्पर ना करे। ये एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए। और बच्चियों को शिक्षा के लिए रोजगार, जिस तरीके से हम लड़के के लिए रोजगार उन्मुखी शिक्षा के बारे में सोचते हैं, उसी तरह बच्ची के लिए भी हम हमेशा उस शिक्षा के लिए सोचें जो उसके प्रोफेशनल बनाए, जो उसके स्किल को डेवलपमेंट करे और जो इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जा सके। इस तरीके की शिक्षा बच्चियों को भी घर में दी जानी चाहिए। मैं आपसे अब अंतिम सवाल करना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी को, अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज की युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो मदर हैं, अगर वो फादर हैं, तो जो सुविधाएं, जो प्रयास वो अपने पुत्र के लिए करते हैं, वही समान सुविधाएं और समान प्रयास पुत्री के लालन पालन में, उसकी एजुकेशन में, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, उसको सेफ्टी प्रदान करने में करें। बच्ची को भी अपना पसंद का विषय चुनने की समान अधिकार प्राप्त दे, समान आज़ादी हो उसे अपना विषय चुनने की, अपने प्रोफेशन को चुनने की उसके पास समान आज़ादी हो। और एक जो चीज़ में बहुत आज के ज़माने में आज के पेरेंट्स से नो डाउट समय बदला है, लेकिन फिर भी मैं ये जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि जिस तरीके से 2 आयाम हैं ज़िंदगी के, शिक्षा, रोजगार और विवाह, तो हम शिक्षा और रोजगार के समान अवसर देते हैं। उसी तरीके से यदि हम बच्चे के लिए ये सोचते हैं कि जब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगा, जब ये अपना स्वयं का बोझ उठाने काबिल होगा, तब इसका विवाह किया जाएगा। तो इसी तरीके की एक सोच हमारे परिवारों में होनी चाहिए कि हमारी बच्ची भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी, अपना स्वयं का बोझ उठाने के काबिल होगी, उस वक्त हम उसे विवाह में भेजें, ताकि उस पर 2 तरीके के प्रेशर एक साथ ना पड़े। क्योंकि आजकल के बच्चों के जीवन में 2 प्रेशर है, एक रिलेशनशिप का और एक प्रेशर है उनके कैरियर का। तो कम से कम उनका कैरियर सिक्योर कर दीजिए ताकि कि वो एक प्रेशर को ही झेलना पड़े। जी, बहुत अच्छे डॉक्टर कीर्ति जी का जो चिकित्सा क्षेत्र में और महामारी के दौरान जो योगदान रहा है वो अद्वितीय रहा है। जैसे कि अभी हमने इनसे बात की और हमें पता लगा कि इन्होंने महामारी के टाइम पे किस तरीके से अपने परिवार और समाज और अपनी चिकित्सा क्षेत्र को संभाला है। इनकी ये सभी बातें हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। इनसे आपसे जुड़ने की वजह हमारी यही थी कि धीरे धीरे में पता लगे कि महिलाएं कहाँ कहाँ अपने क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं आपसे कहूँगी कि हम फिर से मिलेंगे एक नई महिला के साथ में, जहाँ हम जुड़ेंगे फिर एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।